अब देखिए, अगर प्रोविजन समझ में आ गया तो इस चीज को अप्लाई करिएगा। प्लूटो लिमिटेड ओन्स लैंड एंड बिल्डिंग which are carried in its balance sheet at an aggregate carrying amount of rupees 10 million। तो देखिए दोस्तों, यहां पे ये जो प्लूटो लिमिटेड है, ठीक है, प्लूटो लिमिटेड है, इसकी बैलेंस शीट में ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है इसकी वैल्यू है 10 मिलियन। तो ये मान लीजिए हमारा प्लूटो लिमिटेड है और हमारी बैलेंस शीट में जो लैंड एंड बिल्डिंग आ रही है उसकी वैल्यू है 10 मिलियन। तो रुपीज इन मिलियन, ठीक है भाई। यहां पे अब कह रहा है कि द फेयर वैल्यू ऑफ सच एसेट इज 15 मिलियन, यानी बैलेंस शीट के अंदर जिसकी वैल्यू 10 है, बाजार में उसकी वैल्यू कितनी है? सर बाजार में इसकी फेयर वैल्यू है 15 मिलियन। क्या ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखिए सर, बाजार अलग चीज होती है और बुक्स अलग चीज होती है। बुक्स के अंदर जो वैल्यू है वो बाजार में वैल्यू हो, ये सेम हो, बिल्कुल जरूरी नहीं। तो प्लूटो लिमिटेड के पास में ये एसेट्स है और प्लूटो लिमिटेड ने क्या किया, इट एक्सचेंज द लैंड एंड बिल्डिंग फॉर अ प्राइवेट जेट। मतलब काफी अमीर है प्लूटो लिमिटेड और इसको प्राइवेट जेट चाहिए, और प्राइवेट जेट के बदले में ये लैंड एंड बिल्डिंग एक्सचेंज कर रहा है। इसका मतलब ये पंजाब का व्यक्ति है, इसके पास में जमीन बहुत है और उसको कनाडा जाना है, लेकिन खुद की फ्लाइट से ही जाना है। अब खुद की फ्लाइट से जाना है तो इसने प्राइवेट जेट खरीद लिया। बोले मेरे पास में जगह जमीन बहुत है, आप जगह जमीन ले लीजिए और मुझे आप अपना प्लेन दे दीजिए। प्राइवेट जेट ले लिया इसने, जिसकी फेयर वैल्यू है 20 मिलियन। ठीक है, तो अब हमारे पास में एक प्राइवेट जेट है जो कि हमारा नहीं है, वो किसी और का है। तो हमने क्या किया, हमारे लैंड एंड बिल्डिंग को एक्सचेंज करना चाहा एक प्राइवेट जेट से। ठीक है, और प्राइवेट जेट की जो वैल्यू है वो है 20 मिलियन, इसकी फेयर वैल्यू है 20 मिलियन। ठीक बात है। फिर बाद में कहता है इट एक्सचेंज द लैंड एंड बिल्डिंग फॉर अ प्राइवेट जेट विच हैज अ फेयर वैल्यू ऑफ 20 मिलियन एंड पेज एडिशनल 3 मिलियन। और ये क्या कर रहा है, 3 मिलियन एक्स्ट्रा भी पे कर रहा है। इसका मतलब इसको 3 मिलियन का कैश और देना पड़ रहा है। ठीक है, तो प्लस इसको कैश भी देना पड़ रहा है। कितने रुपए का? 3 मिलियन का। अब आप बताओ मेरे को कि भाई इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे हम लोग। बताइए, असेट्स एक्सचेंज करने की अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कोई कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं। जो असेट्स आया उसे डेबिट करो, जो असेट जा रहा है उसे क्रेडिट करो। वैल्यू वाइज आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू क्या होगा, प्रोविजन क्या होगा, गेन लॉस क्या होगा एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के ऊपर। पहली बात ये कि ये फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसके लिए आपको इंड एस की बात समझनी है। इंड एस क्या कहता है, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन फेयर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड होते हैं अनलेस उस ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस ना हो और दूसरा उसके अंदर दोनों असेट्स की फेयर वैल्यू ना निकाली जा सकती हो। तो दोनों असेट्स की फेयर वैल्यू है। और रही बात कमर्शियल सब्सटेंस की, तो वो हम लोग जनरली अज्यूम करके चलते हैं कि हर ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस होता है। आगे चलकर मैं आपको कमर्शियल सब्सटेंस के बारे में बताऊंगा कि कमर्शियल सब्सटेंस बेसिकली क्या होता है, और अगर ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं हो तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। बट इस कंडीशन में तो कमर्शियल सब्सटेंस भी है, कमर्शियल सब्सटेंस का चेक ओके हो गया, फेयर वैल्यू भी दोनों की लगाई हुई है यहां पर, तो फेयर वैल्यू का चेक भी ओके हो गया। अब आप बताइए कि एक्सचेंज के ऊपर हम लोग इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। चलिए देखो, ट्रांजैक्शन को फेयर वैल्यू पे लेना है, ये तो बात क्लियर हो गई। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगी, फेयर वैल्यू होगी। अब फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड
मतलब पीपी या फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन अप, दैट इज पीपी गिवन अप, किसको प्रायोरिटी देनी है? अभी भी बताया है मैंने आपको भैया, रैंक वन गिवन अप को है, ठीक है, अक्वायर्ड नहीं धारा, एसेट्स गिवन अप। देखिए मैंने आपको अभी भी पैराग्राफ पढ़ाया था, उस पैराग्राफ को दोबारा जाके पढ़ो, उससे में आंसर लिखा हुआ है। यानी जो चीज आप दे रहे हो ना, व्हाट इज द कंसिडरेशन यू आर पेइंग, उसको पहला रैंक दिया जाता है, बिकॉज आप जो दे रहे हो वो वैल्यू है। समझिए मेरी बात को ध्यान से, यानी आप एक तो लैंड दे रहे हो और ऊपर से कैश भी दे रहे हो, इसका मतलब आपके कंसिडरेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, राइट? बस इतना ध्यान रखना है कि अगर एसेट्स एक्वायर्ड की फेयर वैल्यू गिवन अप से ज्यादा क्लियरली एविडेंट हो तो फिर फर्स्ट रैंक किसको होगी, एल्स इसको दिया जाएगा, एसेट्स एक्वायर्ड को। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात। अब अपने को कैसे पता चलेगा सर कि प्राइवेट जेट की ज्यादा वैल्यू क्लियरली एविडेंट है या फिर लैंड की ज्यादा वैल्यू क्लियरली एविडेंट है? तो दोस्तों अब यहां पे मैं आपको वही बताता हूं कि ये चीजें इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चलना चाहिए। अभी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन के अंदर यदि कुछ भी नहीं दिया गया होता है तो आपको हमेशा यही मानना है कि जो आप दे रहे हो उसी की वैल्यू ज्यादा क्लियरली एविडेंट है। ठीक है ना, नॉर्मल फैक्ट्स है क्वेश्चन के अंदर, फैक्ट्स के अंदर कोई स्ट्रेस नहीं है एसेट्स एक्वायर्ड के ऊपर। तो यही बात समझ के चलिएगा कि जो एसेट्स आप दे रहे हैं उसी को आप प्रायोरिटी देंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात समझ में आ गई आपको? तो यहां पे समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोल तो दिया करो। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड, दैट मींस प्राइवेट जेट। तो दे क्या रहे हो उसके बेसिस पर इसकी वैल्यू होगी। तो एक तो हम दे रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग, एक दे रहे हैं हम लोग कैश। कैश कितना दे रहे हैं? 3 मिलियन ना, 3 मिलियन का कैश है ना? हाँ जी, देख लेते हैं। हाँ, 3 मिलियन का तो कैश है और हम उसको लैंड दे रहे हैं। लैंड की वैल्यू क्या लिखूं वही बताओ, 10 मिलियन लूं या 15, 10 या फिर 15? 10 या फिर 15 लेंगे, क्योंकि देखिए आपके बुक्स में वो चीज 10 रुपए की है। अब क्या पता दादा परदादा के समय की जमीन है, कभी रिवैल्यू करी नहीं है, तो बुक्स के अंदर तो उसकी वैल्यू 10 ही रहेगी। अब बाजार में आज उसकी वैल्यू 15 मिलियन है, तो 15 को आप देखेंगे ना, आप उसको क्या दे रहे हो सामान, आप कितने वैल्यू का दे रहे हो? 10 लिखोगे तो खुद का ही घाटा करोगे ना आप, और सही मायने में सही वैल्यूएशन भी नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 10 को प्रायोरिटी नहीं बल्कि किसको प्रायोरिटी देनी है, हमारी एसेट्स की फेयर वैल्यू को प्रायोरिटी देनी है। तो कहने का मतलब हमने 15 की तो लैंड एंड बिल्डिंग दे दी और 3 मिलियन का दे दिया कैश। ठीक है, तो ये लीजिए हमने कुल मिलाकर हाँ जी, में तो वो 10 मिलियन की है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बुक्स में वो 10 मिलियन की है बिल्कुल। तो हम उसको जब डिस्कार्ड करेंगे, जब उसको एक्सचेंज करेंगे तो 10 मिलियन से ही एंट्री होगी। ये तो नए एसेट्स का वैल्यूएशन है। तो समझ में आई बात है? ये हमने प्राइवेट जेट का वैल्यूएशन किया है। ये वैल्यूएशन किसका है? प्राइवेट जेट का है, वैल्यूएशन ऑफ प्राइवेट जेट। ठीक है, तो एंट्री तो आप पास करेंगे अपने लोग। एंट्री क्या होगी? देखिए प्राइवेट जेट, ये अपनी एसेट क्लास में चला जाएगा। अकाउंट डेबिट, यानी प्राइवेट जेट का मूल्यांकन वैल्यूएशन कितने से होगा? 18 से, बराबर। अब आप इसके बदले में क्या दे रहे हो? तो अब सही बात है, जैसा कि आपने कहा कि सर हमारे बुक्स में तो लैंड एंड बिल्डिंग 10 की है, तो हम लोग टू साइड में जब लैंड एंड बिल्डिंग एक्सचेंज करेंगे, ये देखिए टू लैंड एंड बिल्डिंग, जब मैं ये वाली एंट्री पास करूंगा तो मैं 10 रुपए से ज्यादा नहीं लिख सकता, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग का लेजर जो मेरे बुक्स में अवेलेबल है वो कितने से है? 10 रुपए से ही तो है ना। तो मैं उसको 10 से ज्यादा क्रेडिट कैसे कर सकता हूं? नहीं कर सकता ना। और
कैश चला गया मेरे यहां से, कितने का कैश चला गया? 3 रुपए का कैश चला गया। तो 18 रुपए की एसेट्स आई है, बदले में मेरा 13 रुपए का आउटफ्लो हुआ है, अकाउंटिंग आउटफ्लो है ये, और रियल मायने में देखा जाए तो 18 का आउटफ्लो हुआ है। तो कहने का मतलब जब अकाउंटिंग में उतनी वैल्यू नहीं है तो अब अकाउंटिंग में गेन बुक होगा कि नहीं होगा, उसको बोलेंगे अपन एक्सचेंज का गेन लॉस, और दैट एक्सचेंज का गेन लॉस विल बी रूटेड थ्रू पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अब यहां पे लॉस हो गया तो लॉस को डेबिट करेंगे, और गेन हो गया तो गेन को क्रेडिट करेंगे। सिंपल प्रॉफिट या लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये वाली बात है। बताइए समझ में आई कि नहीं आई? ये हो गया एक्सचेंज गेन, और ये एक्सचेंज गेन जाएगा कहां पे? बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में। 2 एंट्री करना चाहो 2 कर दो, एक से समझ में आ जाती है तो 1 कर दीजिए। ठीक है, कितना गेन हो गया? 5 रुपए का मेरे को यहां पे गेन हो गया है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसको हम कहते हैं एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। बताइए, अब इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं डाउट है तो वैसे बता दीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है ना, 5,000 का मेरा ये गेन हो जाएगा, और ये गेन मेरा कहाँ जाएगा? पी एंड एल में जाएगा। प्रॉफिट लॉस में ये गेन बुक होता है। एक्सचेंज का जो गेन, जो लॉस हुआ है, वो सारा का सारा गेन लॉस आपका प्रॉफिट लॉस में बुक हो जाएगा। ऑल क्लियर? ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कमर्शियल सब्सटेंस के बारे में, कि ये कमर्शियल सब्सटेंस जो है ये क्या होता है। तो देखिए, इफ द एक्वायर्ड आइटम इज नॉट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, कल को अगर कंडीशन पूरी नहीं होती है तो आप फेयर वैल्यू पे उसको मेजर नहीं कर पाओगे, तो फिर बाद में आपको उसको कैसे मेजर करना पड़ेगा? बिकॉज ऑफ द कंसिडरेशन मेंशन्ड इन पॉइंट नंबर ए और बी अबव, अगर आप उसको फेयर वैल्यू पे नहीं मेजर कर पाते हो तो कहता है इट्स कॉस्ट इज मेजर्ड एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स गिवन अप। तो चलिए, अब आपको ना मैं इसी क्वेश्चन को क्या कर देता हूं, कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है ना, आप मेरे को बताइएगा कि क्या होने वाला है। सेम क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किसके अंदर? मान लीजिए इन द सेम क्वेश्चन मैं आपको चला के कह दूं कि ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। सेम ही क्वेश्चन है। इस कंडीशन में ये इंड एस आपको क्या कह रहा है? अरे फेयर वैल्यू तो आप लगा ही नहीं सकते अगर ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो, है ना। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फेयर वैल्यू पे बुक होते हैं। अब इसका एक्सेप्शन क्या हुआ? ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस अगर नहीं है तो फेयर वैल्यू पे बुकिंग नहीं होगी, राइट। कमर्शियल सब्सटेंस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, चिंता ना करें। तो अब यहां पर फेयर वैल्यू तो हम क्या यूज ले सकते हैं? क्या पहली बात तो आपको यही समझनी है कि फेयर वैल्यू किसी भी एसेट्स की यूज नहीं ली जा सकती, ना तो एसेट्स एक्वायर्ड की, ना एसेट्स गिवन अप की, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन, ये आपको इंड एस मना करता है कि कमर्शियल सब्सटेंस ना होने की वजह से यू कैन नॉट यूज फेयर वैल्यू। ठीक है, अब आप फेयर वैल्यू यूज नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे? तो फिर कॉस्ट यूज करेंगे। अब रही बात यह कि सर कॉस्ट किसकी यूज करें? कॉस्ट एसेट्स एक्वायर्ड की यूज करें या फिर एसेट्स गिवन अप की यूज करें? दो ही तो ऑप्शन बचे। तो स्टैंडर्ड कह रहा है ना कि भैया गिवन अप से ही इसको करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट्स कॉस्ट, मतलब जो एक्सचेंज एसेट्स हमने एक्वायर किया है, इज मेजर्ड एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स गिवन अप। जो आपने दिया है उसी के ऊपर आपको उसकी वैल्यूएशन करनी है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, प्रायोरिटी इसको दी जाएगी। तो अब देखिए हमने क्या एक्वायर किया? हमने एक्वायर किया प्राइवेट जेट। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? प्राइवेट जेट अकाउंट डेबिट। ठीक है, हम दे क्या रहे हैं? लैंड एंड बिल्डिंग। हम दे क्या रहे हैं? कैश।
ओके, सो लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है? अब फेयर वैल्यू यूज नहीं कर सकते तो क्या यूज करेंगे आप? सिर्फ 10 रुपए की वैल्यू यूज करेंगे। कैश कितने का है? 3, 10 और 3 13, राइट? तो आप इस ट्रांजेक्शन में गेन लॉस बुक ही नहीं कर पाएंगे। तो सीधी बात है, प्राइवेट जेट का भी वैल्यूएशन आपको कितने से करना है? 13 रुपए से करना है। यहां पे इस एंट्री के अंदर नो एक्सचेंज गेन और लॉस इज अलाउड टू बी रिकॉर्डेड। बेसिकली यहां का कॉन्सेप्ट क्या होगा? कॉन्सेप्ट यही होगा कि सिंस द ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, राइट, सिंस द ट्रांजेक्शन लैक्स मतलब ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। ओके, since the transaction lacks commercial substance, hence fair value cannot be used and consequently gain or loss will not be booked। यानी गेन और लॉस आपके बुक नहीं किए जाएंगे, गेन और लॉस बुक हो ही नहीं पाएंगे। आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ में आ गया? अब समझ में आ गया अच्छे से?